अस्सलाम वालेकुम वसत साहब, कैसी तबीयत है? मैं ठीक। आपके कॉलम्स में और आपके तज्ज़ियों में, गुफ्तगू में आप ऐसा क्या शामिल करते हैं कि बगौर सुने और पढ़े जाते हैं भारत में भी, पाकिस्तान में भी? मैं क्या शामिल करता हूँ? ये सवाल आपको वो जो पेशावर में नमक मंडी में जो गोश्त बना रहा है, उससे भी पूछना चाहिए कि वो क्या शामिल करता है। वो भी सिर्फ नमक लगाता है, कोई मसाले वसाले तो उसमें होते नहीं है। तो जो ओरिजिनल टेस्ट है उसकी वजह से वो नमक मंडी का जो चरसी का तिक्का है, शायद आपने सुना हो, उसमें कुछ भी नहीं होता, चरस वरस थोड़ी होती है। तो उसे हल्का सा नमक लगाता है और लोग जो है दुकान पे झमगटा लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी तहरीर के शायद ऐसा ही होगा मेरे साथ कि मैं कोई मुश्किल अल्फाज नहीं होते। जिस तरह मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कमोबेश उसी तरह की मेरी तहरीर होती है। इसलिए कि सोचते तो हम एक ही तरह से हैं ना, लेकिन हम अपने आप को अल्लामा बनाने के चक्कर में जो है जब लिखने बैठते हैं तो एक मेंबर पे बैठा लेते हैं। तो मैं शायद ऐसा नहीं करता। तो जैसी मैं बात कर रहा हूँ वैसा मैं लिख लेता हूँ। हो सकता है लोगों को लगता हो कि ये तो वही बात है जो हम सोच रहे थे, तो इसलिए वो पढ़ लेते होंगे। अच्छा, दानिश्वर और सहाफ़ी हमारे मुल्क का जो है वो अगर गैर सियासी हो तो वो सच कहने और लिखने में कितना आज़ाद है? गैर सियासी यहाँ जो टर्म है आपकी वो ठीक नहीं है। इसको कर दें प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनल सहाफ़ी अगर हो तो कितना आज़ाद है। इसलिए कि हर आदमी सियासी होता है ना, पान वाले से लेके और सदर ममलिकत तक किसी ने हर एक का सियासी नज़रिया तो होता है ना, पसंद नापसंद होता है। तो गैर सियासी सिर्फ जानवर हो सकते हैं, मतलब शेर गैर सियासी होता है, बिल्ली गैर सियासी होती है, कछुआ हो सकता है गैर सियासी। अगर इंसान है, सोशल एनिमल है, चूँकि उसकी ज़रूरियात जहाँ से शुरू होती है वहीं से सियासत शुरू होती है, स्ट्रगल जहाँ से शुरू होती है, तो कोई आदमी गैर सियासी नहीं होता है। प्रोफेशनल जहाँ तक एथिक्स का ताल्लुक़ है, तो जो भी आदमी जिस भी शोबे में हो अगर प्रोफेशनली चलने की कोशिश करेगा ईमानदारी के साथ, तो उसके रास्ते में तो रुकावटें आएंगी। उसके लिए सिर्फ सियासी या दानिश्वर होना जो है वही ज़रूरी नहीं है। किसी भी शोबे में आदमी होगा उसे मुश्किलें तो पेश आएंगी। ये सहाफ़ती तंज़ीमें, मुख्तलिफ़ बॉडीज़ कितनी मुतहर्रिक आपको लगती हैं कि अगर कोई सहाफ़ी सच लिख रहा है, हक़ लिख रहा है, तो वो सब ये लिखने के बाद भी आज़ाद ही रहे? नहीं, सियासी तंजीमों का वो अपना सहाफ़ती तंजीमों का ये काम थोड़ी है कि मेरे बारे में ये फ़ैसला करें कि मैं हक़ और सच लिख रहा हूँ या आपके बारे में फ़ैसला करें। वो तो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, वो तो एक बरादरी जो है उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है या जमीयत उलमाए इस्लाम है, अंजुमन ताजरान है, उसी तरह से सहाफ़ियों की तंजीमें हैं। तो उनका काम है बतौर बरादरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब होता यह है कि पहले बतौर बरादरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता था, अब अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है कि पहले मेरा फ़ायदा हो जाए, उसके बाद देखेंगे बरादरी के नाम पे मैं कितना फ़ायदा उठा सकता हूँ। और ये फ़र्क है। कुछ इस तरह की स्टोरी सामने आ रही है कि हक़ और सच अगर आप लिखेंगे तो तकलीफ़ में आ जाएंगे, तो आपकी क्या राय है? और क्या आपको भी कभी अननोन नंबर से कॉल आई है? एक पहली बात तो ये कि हक़ व सच लिखने वाले आज तकलीफ़ में नहीं आते, ये तो 7000 साल से तकलीफ़ में आ रहे हैं। सुकरात जो है वो ड्रोन में थोड़ी काम करता था, या जियो पे एंकर थोड़ी था, वो तो 3500 साल पहले जहर का प्याला पी लिया था ना उसने। तो हक़ और सच के साथ तो ये लड़ाई तो ता क़यामत जारी रहेगी, हमेशा से जारी है। और जहाँ तक अननोन नंबरों से कॉल्स आने का ताल्लुक़ है, तो आती हैं, लेकिन अननोन नंबर से कॉल आने का ये मतलब नहीं कि वो धमकी ही हो। वो कभी कभी इनविटेशन भी हो सकता है कि जी फ़लाँ तकरीब में आ जाएं, या ये कि मैं आपको पढ़ता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है गली से निकले तो किसी जानने वाले ने कहा ज़रा देख के जाना। नहीं, वो तो सभी कहते हैं ना, वो तो हत्ता कि बीवी तक कहती है कि खैरियत से घर वापस आइए। चलें सर, सीधी बात कर लेते हैं, ये कभी धमकी आई है? नहीं, धमकी नहीं आई। वैसे मैं नंबर बनाने के लिए कह सकता हूँ, ओहो रोज़ाना ही इस तरह की कॉलें आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह अगर आप मुझसे पूछें कि क्या है, 2-3 वजूहत हो सकती हैं। या तो मैं जो लिखता हूँ वो इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं, या मेरी बारी नहीं है योगी अभी तक, या उनकी मेरी तरफ अभी तक तवज्जो नहीं गई होगी, और भी लोग होंगे जिनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो होगी, या फिर उन्हें पता होगा कि ये ठीक है कि तल्ख सही गलत मुस्बत मनफी लिखता तो है, लेकिन शायद मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है। मतलब मैं किसी का एजेंडा नहीं टो कर रहा, कोई पॉलिटिकल या कोई फॉरेन एजेंडा शायद उन्हें नहीं मिल रहा होगा। मैं जो भी कह रहा हूँ, बक बक कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी तहरीर से ये पता चलता हो कि
ये अपनी ज़ाती इसकी हैं तकलीफ़ें, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने छोड़ा हुआ, कोई भी वजह हो सकती है। ये जो कुछ सहाफ़ी हैं जो कहते हैं जी हम हक और सच लिखते हैं और बोलते हैं तो धमकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, मैं किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ। हो सकता है उन्हें जेन्युइनली धमकियाँ मिल रही हों, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ। आमरीत के बारे में तो बहुत वाज़ेह है कि आमरीत तो खुद आ ही जाती है। सिविलियन हुकूमतें जो माजी में आई हैं, वो आपको लगता है कि वाकई में आवाम के वोट से ही आई हैं? देखिए, आमरीत अगर समझ रहे हैं आपके फ़ौजी डिक्टेटरशिप, तो ये तो नैरो करने वाली बात हुई। हिटलर कोई फ़ौजी डिक्टेटर तो नहीं था, वो तो वोट के ज़रिए आया था ना। सिविलियन और फ़ौजी का मसला नहीं है। आमरीत जो है वो एक एटीट्यूड का नाम है, एक अप्रोच का नाम है। सिविलियन रास्ते से आने वाला भी आमिर हो सकता है, फ़ौजी रास्ते से आने वाला भी आमिर हो सकता है। और अगर कोई फ़ौजी डिक्टेटर है और उसके दौर में कुछ आज़ादी है तो वो भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, और एक सिविलियन इलेक्टेड आदमी है और उसके दौर में जो ऑलरेडी आज़ादियाँ हैं वो भी कम हो रही हैं तो उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। तो आमरीत की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, उसने कोई वर्दी थोड़ी पहनी हुई होती है। अभी जो हुकूमत है उसको सिविलियन और उसको समझाया जाता है कि पूरी सपोर्ट हासिल है, और हुकूमती वज़रा और हुकूमत के लोग ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि जी तारीख़ में पहली बार है कि सिविलियन हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं। तो आपकी क्या राय है इस बात? जी हाँ, ये बात तो दुरुस्त है कि ये पहली हुकूमत है जिसे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत हासिल है और जुडिशरी की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश नहीं है। उसके बावजूद मेरा बाप मुझे कंधे पे तो बिठा सकता है, लेकिन उससे मेरा कद तो ऊंचा नहीं हो जाता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सिर्फ बाप के कंधे पे बैठ के तो मैं ऊंचा नज़र आऊँ, अच्छा नज़र आ गया, अब क्या करूँ, तो ख़ुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये एक चैलेंज है जो दरपेश है इन्हें। जो नौजवान है आजकल का, ख़ास तौर पे जो तालिब इल्म है, वो मेरी प्लीज़ तस्दीक कीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि सियासत से दूरी इख्तियार कर चुका है। अगर वाकई में ऐसा है तो आपकी क्या राय है? ये आपकी नज़र में हो सकता है हो कि सियासत से दूरी इख्तियार की है। मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर आप इंसान हैं तो आप सियासत से दूरी इख्तियार नहीं कर सकते। 65% हमारी जो आबादी है 30 साल की उम्र तक की है, बाकी जो 35% आबादी है वो 30 साल से ऊपर की है। तो मेजॉरिटी तो नौजवानों की हुई ना इस मुल्क में। तो अभी जो फ़ैसले हो रहे हैं या वोट दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, वो ठीक है कि सड़क पे हमें बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे जो आज से 40 साल पहले एक रिवायत थी, जलसे वलसे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वही सोशल मीडिया भी शिफ्ट हो गई हैं बातें। ज़िया दौर में जो पाकिस्तान में एक जहाद का रुझान बढ़ा था और 9/11 के बाद तक जब तक क्रैकडाउन नहीं हुआ ये रुझान जारी रहा और क़ुव्वत मिलती रही इसको। तो इस 20-30 साल के दौर में जो जहाद होता रहा, तो जहाद जिस मकसद के लिए हो रहा था उस मकसद का क्या हुआ और उस दौर से पाकिस्तान को क्या मिला? जहाद लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कर रहे थे, उन्हें तो जहाद की तरफ राग़िब किया गया था। उस ज़माने में जब ज़िया साहब का ज़माना था तो उसमें जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो जहाद को पैटर्नाइज़ करना था, उसे मुल्की मफाद के लिए ज़रूरी समझा गया। उसके लिए बाकायदा मशीनरी डेवलप की गई, अरबों डॉलर आए, तंजीम साजी हुई, ब्रेन वॉशिंग हुई, जत्थे भेजे गए पाकिस्तान से बाहर। फिर जब उनकी अफादियत ख़त्म हो गई तो फिर सामान लपेटने का काम शुरू हुआ है। तो ना मैं अपनी मर्ज़ी से जिहादी हुआ था, ना मैं अपनी मर्ज़ी से लपेटा जा रहा हूँ। वो तो जिनका काम था उन्होंने फैलाया कालीन, और जब काम हो गया तो कालीन अब लपेट रहे हैं। मसला सारा ये है कि जो आम लड़का है जिसको कि आपने ये सब करवाया जिससे, अब वो क्या करे, वो कहाँ जाए। तो उसका मसला है कि या तो वो जराइम की तरफ निकल जाए, या फ्रस्ट्रेट हो जाए, या अलग थलग हो जाए। उसके सामने कोई क्लियर कट रास्ता नहीं है। तो उसको एक होप देने की और एक माशरे में दोबारा एक नॉर्मल इंसान बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियासत के पास इतनी कैपेसिटी है। सर, एक परसेप्शन ये क्रिएट किया जाता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है नून लीग के साथ वो डॉन लीग का खमियाजा है। आपकी क्या राय है? तो मुझे ये बताइए, भुट्टो के साथ जो हुआ वो किस चीज़ का खमियाजा था? बेनज़ीर के साथ जो हुआ वो किस चीज़ का खमियाजा था? मोहम्मद ख़ान जुनेजो के साथ जो हुआ वो किस चीज़ का खमियाजा था?
नवाज़ शरीफ की पिछली 2 हुकूमतों के साथ जो हुआ उस वक्त तो डॉन लीक्स नहीं थी। यूसुफ रज़ा गिलानी को जो रिमूव हुआ वो तो डॉन लीक्स का मसला नहीं था। तो ये तो हर दौर में कहानी आ जाती है जिसकी बुनियाद पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, नाम उनके तब्दील हो जाते हैं। डॉन लीक्स नहीं होगा, कुछ और होगा। आज जो है वो नैब है और भी बाकी चीज़ें हैं वो हो रही हैं। असल मसला ये है कि प्रोसेस को चलने दिया जा रहा है या चलने नहीं दिया जा रहा है, ये देखने की बात है। अगर चलने नहीं देना चाहता मैं तो मेरे पास हज़ार बहाने हैं, सिर्फ डॉन लीक्स का क्या है। सर, डॉन न्यूज़पेपर की जो मजबूत एडिटोरियल प्रोफेशनल एडिटोरियल पॉलिसी है वो ऐसा लगता है कि इदारे के लिए परेशानियां खड़ी करती जा रही है। तो ऐसे वक्त में कि जब दीगर पुराने जो सहाफ़ी हैं, बड़े जो नाम हैं, उनको सहाफ़ती इदारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, वो उनके साथ खड़े नज़र नहीं आते। आप कैसे देखते हैं? नहीं तो मुसीबत में तो वैसे भी कम लोग खड़े हुए नज़र आते हैं। आपके पास सामने अगर कोई मुसीबत आ जाए, कितने लोग आपके साथ खड़े हुए होंगे। तो जो इंसानों के साथ होता है वही इदारों के साथ होता है। सब कुछ अकेला ही भुगतना पड़ता है। और आदमी इस तवक्को पे थोड़ी खड़ा होता है कि लोग साथ आएंगे। वो तो बस खड़ा हो जाता है, उसको सही लगता है तो वो कर रहा होता है, चाहे वो इदारा हो या इंडिविजुअल हो। अब उसके जो भी नताइज निकलें, लोग आएँ तो अच्छी बात है, ना आएँ तो उससे उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। वो लोगों से पहले मशवरा थोड़ी उसने किया था कि अच्छा साहब ये हक़ है तो मैं क्या इसके लिए खड़ा हो जाऊँ। उसने तो अपने तौर पे एक फ़ैसला किया, खड़ा हो गया। तो दिस इज़ इर्रेलेवेंट कि लोग आते हैं या नहीं आते हैं। असल मसला ये है कि हिस्ट्री में वो किस नाम से आएगा, बैठने वालों के साथ आएगा या खड़े रहने वालों के साथ आएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए। वसत साहब, आपको लगता है कि सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को खा जाएगा? खा चुका है, अब तो खा चुका है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो चंद सालों का मेहमान है। तो आपको लगता नहीं इससे गैर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी? हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितना ज़िम्मेदार है, जो आप सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। मसलन मुझे तो एक दिन मैं देख रहा था 4-5 चैनल्स, उनके तो टिकर्स भी सेम थे। तो वो कौन से न्यूज़ रूम में बन रहा है? बाकायदा बांट दिए जाते हैं कि यार तुम चला दो ये टिकर्स। तो मेन स्ट्रीम मीडिया है कहाँ, उसकी स्टैंडिंग है कहाँ? मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो गैप छोड़ा है उसे ही तो सोशल मीडिया ने फिल किया है। अगर हमारा एतबार रहता मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो सोशल मीडिया अपनी हद में रह सकता था, लेकिन हम शिकायत अब क्या करें उससे। सर, माजरत के साथ, लेकिन लगता ये है आपके तहरीरें पढ़कर, आपकी गुफ्तगू कभी कभी सुनकर, कि आप राइट विंग को ज़रा सपोर्ट करते हैं। कोई सबूत दें, मतलब क्या ऐसी बात मैंने की कि आपको लगा कि मैं राइट विंग का हूँ? कोई है? कॉलम वॉलम तो खैर आप पढ़ते हैं, प्रोग्राम भी देखते हैं, नहीं कोई होना कि जी आप फ़लाँ जगह मजहबी तकरीर करते हुए देखते गए या फ़लाँ इशू पे आपके ख़यालात जो हैं वो और या मकबूल जान से मिल रहे थे, कोई तो मिसाल होगी ना। तो ऐसी कोई मिसाल दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। सर, एक एसेंस फील होता था, मतलब लगता किसी बात पे होगा ना, वो बात ही बता दें किस बात पे लगता है। स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकता मैं। अच्छा, स्पेसिफिकली नहीं है, सोचिएगा। सर, आजकल जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें सहाफ़ती अक़दार का कितना ख्याल रखा जाता है? जितना मालिक चाहता है, और बहुत कम है। अक़दार वगैरह क्या है वो तो पुरानी बातें हैं। और यहाँ तो ज़बान का ख्याल नहीं रखा जा रहा। सही ज़बान, सही अंग्रेज़ी उर्दू लिखने के लाले पड़े हुए हैं। तो अक़दार क्या होती हैं? तनख्वाहें 4-4 महीने 5-5 महीने बाद मिल रही हैं। तो पहले तनख्वाह मिलेगी तब इक़दार की बात होगी ना। कोर्सेज़ हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है किसी इदारे में, तो फिर कौन सी अक़दार है? क्या कोई सिखाता है? कोई सीनियर है वहाँ बैठे हुए न्यूज़ रूम में जो ये बताएं कि ये बात गलत है, ये ठीक नहीं है? जहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ ही सब कुछ हो, वहाँ अक़दार क्या होती है? सर, थोड़ी फिल्म्स की अगर बात कर लेते हैं, सिनेमा की, तो भारतीय फिल्मों में पाबंदी लगा दी गई एक दफ़ा फिर। और आपको लगता है कि क्योंकि एक ये परसेप्शन भी है कि जी भारतीय फिल्में होंगी, सेम कल्चर का एक और सिनेमा आपके मुल्क में आ रहा होगा, उसकी मूवीज़ लग रही होंगी, तो कंपटीशन होगा और आपकी फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, मज़ीद क़ुव्वत पकड़ेगी, मज़ीद कंटेंट अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये भारतीय फिल्मों में नुकसान है इसमें पाबंदी लगाना या सही है? ज़ाहिर नुकसान ही हो रहा है। जब भारतीय फिल्में नहीं आ रही थी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री कौन सा ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्में पेश कर रही थी।
तब तो कोई कंपटीशन नहीं था। अब तो जो सिनेमा चल रहे थे ये तो पूरी मार्केट को कैटर ही नहीं कर सकते। वो मुश्किल साल में 20-25 फिल्में बनाते हैं। ये 20-25 फिल्मों से कोई 150-200 जो सिनेमा हैं उनका पेट तो नहीं भरता ना। तो ये सारा मेला भारतीय फिल्मों के ही दम से चल रहा था। सिनेमा की इंडस्ट्री जो रवा थी पाकिस्तान में, लोग भी वहाँ सिनेमा में जाते थे। अब आपको भी अंदाज़ा है कि कितने लोग जा रहे हैं सिनेमा में। सिर्फ इसलिए मैं पाकिस्तानी फ़िल्म देखूं कि किसी पाकिस्तानी ने बनाई है, ये तो कोई जवाज़ नहीं है। भले किसी भी दर्जे का काम हो, सिर्फ मैं इसलिए PIA में सफ़र करूं कि ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, मैं एमिरेट का टिकट ना ख़रीदूं, ये तो उस तरह की बात हो गई ना। तो ये एक जाली किस्म की कौम परस्ती है जिसका कोई सर पैर तो है नहीं। सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि जो फिल्म मैं अब भारतीय फिल्म सिनेमा में नहीं देख सकता, वो मैं जाके नेटफ्लिक्स पे देख लेता हूँ या कोई पायरेटेड जो प्रिंट है उसके ज़रिए देख लेता हूँ। मेरी सेहत पे क्या असर पड़ा? जो हुकूमत को रेवेन्यू मिल रहा था करोड़ों रुपए का, वो ख़त्म हो गया। अगर यही फिरासत है, फिर क्या कहना है इस फिरासत का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच।